हम लैब करने जा रहे हैं वो है लैब नंबर 7, कोर्स नंबर 621 की। लैब नंबर 7 टू बी ऑनेस्ट विद यू पहली वाली लैबों से थोड़ी बेहतर है। छोटी है, कोड ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें लॉजिक है अच्छा खासा। लॉजिक मैं इसकी आपको इस बार, क्योंकि लॉजिक ही है इस चीज में, आए पूरा 2 सवाल है और 1 साल पूरा है ही लॉजिक का। मैं आपको उसकी लॉजिक बता देता हूँ, समझा दूंगा। अच्छा, ये हमारे पास लैब है इसकी, टास्क 1 में है और टास्क 2 है। टास्क 1 में क्या गिवन है? गिवन डेटा ऑन द एवरेज सैलरी इन डॉलर्स ऑफ पब्लिक टीचर इन 50 स्टेट्स इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया फॉर द ईयर 1985। 51 areas are classified into two geographical regions: Northeast, North Central, South, and West. We need to find the annual average salary of public school teachers among the three geographical regions of the country. These numbers look different, but are they slightly different from one another? There are various statistical techniques to compare two or more mean values, which generally go by the name of analysis of variance, ANOVA, basically. हमारे पास ये वैल्यूज ये भी है, y is equals to beta 1 plus beta 2 d2i plus beta 3 d3i plus ui, यानी error term, where y is average salary of the public school teachers, d2i 1 if the state is in northeast central, d3 if the state is in the central 0. क्या करना है? Find out the mean of public school teachers with relation to the northeast and central. Find the mean salary of public school teachers in the south and find out the mean salary of the teachers in the west by using the mean salary of public school teachers in the west. सही है। बेसिकली करना क्या है? बहुत सिंपल है, बस रिग्रेशन लगाना है और फॉर्मूले दिए हैं, बीटा 1 प्लस बीटा 2, बीटा 1 प्लस बीटा 3, बीटा 1, बस सिंपल वो करना है। असल जो चीज़ है वो टास्क 2 है। पहले टास्क 1 करते हैं फिर हम आते हैं। टास्क 1 के लिए जो डेटा हमें चाहिए वो हमने लिया हुआ है। अच्छा, मैं आपको बता दूं इसमें एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है, डमी डेटा। D2 और D3 जो है, कोई डेटा में असल में वैल्यू नहीं है। मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ क्या मतलब था मेरा कि कोई डेटा नहीं है एक्चुअली। इसे 0 और 1 स्पेसिफिकली। अब ऑफ कोर्स अगर आपको इसकी लॉजिक पता है, वो ये है कि जहां पर वैल्यू काम की होगी वहां पर वो 1 है और जहां पर वैल्यू हमें नहीं उठानी वो 0 है। आमतौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं डमी डेटा, वो कैटेगरिकल बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। सही है। बहरहाल इसकी हम लैब शुरू करते हैं। वो काफी सिंपल है। आपको इस पे गए, एस्टिमेट इक्वेशन पे गए, आपने इसका डेटा खोला, आपने यहाँ पर पुट करना शुरू होगा। स्पेंडिंग आपने पुट करा, D2 D3 ली स्क्वायर आपके पास ऑन आ गई। लेकिन यहाँ पर एक मसला भी हमने पुट करा। अब चीज ये है कि यहाँ पर हमने स्टैंडिंग तो इक्वेशन में पुट कर लिया, लेकिन स्पेंडिंग जो है वो इक्वेशन में पूछी नहीं गई है हमसे। क्योंकि अगर आप गौर करें कि सवाल में हर जगह सिर्फ ये ही पूछा जा रहा है कि फाइंड द मीन सैलरी ऑफ पब्लिक स्कूल टीचर्स इन द नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल, मीन सैलरी ऑफ द पब्लिक स्कूल टीचर्स इन द साउथ, मीन सैलरी इन द वेस्ट। स्पेंडिंग की कोई बात नहीं की जा रही। तो हम जो स्पेंडिंग के साथ हम जो इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं वो गलत है। तो हम फिर से क्रिएट करेंगे एस्टिमेट इक्वेशन पे। सैलरी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सैलरी में मैंने डबल वाई लगा दिया है। D2 with salary is not defined, I think R में डबल वाले। ये हमारे पास अब जो है वो इक्वेशन बन गई और इसमें ये हमारे पास से कांस्टेंट वैल्यू की है। D2 ये है, D3 ये है। सही है कि सैलरी किस किस एरिया में विद रिस्पेक्ट टू दिस एरिया कितनी मैटर करती है। इसको एक अच्छे तरीके से हमने जब निकाल लिया, अब हम यहाँ पर पुट करते हैं। सही है। ये बस चीज हमने जो यहाँ पे डेटा है हमने यहाँ पर कन्वर्ट करा हुआ है। और पार्ट 1, द मीन सैलरी ऑफ स्कूल्स टीचर्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल इज बीटा 1 प्लस बीटा 2, बीटा 1 261 है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि बीटा 1 यही कहलाता है। सी की जो कॉन्सेप्ट वैल्यू है वो भी बीटा 1 में आती है। ये चीजें कंफ्यूजन होती है जो कभी काफी बार क्रिएट होती है। तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 26158.62 प्लस 1734.473, जो ये वैल्यू है आपके पास। सही है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसी तरह बीटा 1 और बीटा 3 26158 प्लस 3324, ये वाली वैल्यूज आपने पुट कर दिया, आपके पास वैल्यू आ गई।
सही है। और द मीन सैलरी ऑफ टीचर्स इन द वेस्ट इज 26158, जो हमारे पास मीन सैलरी का एक कोफिशिएंट आया। सही, ये हमने अब निकाल लिया। अब हम आते हैं टास्क 2 पे। टास्क 2 पे इंटरेस्टिंगली व्यूज पे कुछ काम नहीं है, हमें बस डेटा दिया हुआ, हमें इंटरप्रेट करना है। अब समझते हैं डेटा क्या। कंसीडर फॉलोइंग रिलेशन रिजल्ट्स, y1286 plus 104.x2i minus 0.x3i plus x5i x7i x8i x9i तक दिया हुआ। क्या है भाई ये xi? t की वैल्यूज को आप आई सपोज अभी आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर y, अच्छा मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हर चीज की वैल्यू क्या है। y क्या है भाई? y की एनुअल डिजायर्ड आवर्स ऑफ वर्क कैलकुलेटेड एज यूजुअल आवर्स ऑफ वर्क पर ईयर प्लस वीक्स। मतलब y जो है वो वाइफ जो है, वाइफ का काम करने का दिल जो चाह रहा है। सही है। और जो दिल जो चाह रहा है वो इस तरीके से कैलकुलेट करा है। ऑफ कोर्स दिल चाहना है वो, उसको किसी ना किसी यूनिट ऑफ मेजर में तो कन्वर्ट करना है। उसको इसमें करा है कि कितने घंटे काम करना चाह रही हैं वो एक साल के अंदर, प्लस उस एक साल के अंदर काम ढूंढने में लगे हुए हैं। मतलब आई मीन अगर दिल चाहना काम करने में तो ऑफ कोर्स ये भी देखा आपने, दिल चाह रहा है जॉब तो फॉर लगती नहीं है, आपको ढूंढनी भी पड़ती है। लेकिन चूंकि आपका दिल चाह रहा था काम करने में, इसलिए हमने इस चीज को भी इसके अंदर लिया हुआ है। X2 आफ्टर टैक्स रियल एवरेज आवरली अर्नर्स फॉर वाइफ, टैक्स कटने के बाद कितने घंटे के हिसाब से पैसे कमा रही है वो। X3 हस्बैंड प्रीवियस ईयर आफ्टर टैक्स, प्रीवियस ईयर आफ्टर टैक्स रियल एनुअल अर्निंग्स, हस्बैंड की आखिरी साल की कितनी अर्निंग थी टैक्स के बाद। X4 वाइफ की उम्र क्या है। X5 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कंप्लीटेड बाय वाइफ, वाइफ की पढ़ाई लिखाई का कितने साल है। X ईयर्स एटीट्यूड वेरिएबल एट एटीट्यूड वेरिएबल, आई सपोज आप कह सकते हैं पर्सनैलिटी हार्ड वर्किंग है या नहीं है, खर्चीली है। आई मीन बहुत ज्यादा वेग है, लेकिन आप कुछ ऐसे सपोज कर सकते हैं। नाउ वन एक्सिस को हम लेंगे, इफ द रिस्पोंडेंट फेल्ट दैट वाज ऑल राइट फॉर अ वुमन टू वर्क इफ शी डिजायर्ड एंड हर हस्बैंड एग्रीज, जीरो अदरवाइज। मतलब आप वन लेंगे डमी वेरिएबल, एटीट्यूड वेरिएबल है, कैटेगोरिकल वेरिएबल है, इसको आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम कर रहे हैं डमी वेरिएबल्स के मुताबिक के जरिए से। क्या? वन, इफ रिस्पोंडेंट felt that it was all right for a woman to work if she desired and husband agrees। मतलब समझे, मैंने आपसे पूछा है और आपने मुझे, मैंने आपसे पूछा कि भाई क्या एक बीवी जो है वो काम कर सकती है अगर वो चाहे, और अगर उसका हस्बैंड बोले कि हाँ तुम कर सकती हो। तो जिन लोगों ने हाँ बोला और जिन कुछ लोगों ने ना बोला, राइट, दो ही जवाब हो सकते हैं, या दो ही जवाब हम एक्सेप्ट करना कहना चाहिए। जिन्होंने हाँ बोला हमने उसके लिए वन ले लिया कैलकुलेट करने के लिए, जिन्होंने नहीं बोला उधर जीरो ले लिया। X7 एटीट्यूड टू वेरिएबल, वन इफ द रिस्पॉन्स हस्बैंड इज आई वर्किंग। मतलब X7 कि अगर उसका शौहर बोल रहा था कि हाँ भाई तुम काम कर सकते हो। X8 नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 6 इयर्स ऑफ एज, हाँ, X8 मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब 6 साल से कम बच्चों का। अब ये क्यों लिया होगा हमने प्रॉब्लम यहाँ पर, इसलिए क्योंकि एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको केयर चाहिए होती है, और हमारे जो जनरली वो है कि मदर जो है फिर बच्चों में टाइम लगता है बच्चों की देखभाल के लिए। उस चीज़ में अगर बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं तो फिर ऑफकोर्स उनके पास काम करने का टाइम नहीं होता, और काफ़ी टाइम बच्चों को बड़ा क्या कहते हैं संभालने में लग जाता है। तो ऑफकोर्स अगर वो 6 साल से कम है, जो सबसे ज़्यादा आई सपोज इन्होंने एस्टिमेट लिया होगा कि सबसे ज़्यादा मेहनत जो बच्चों पे लगती है वो 6 साल के जब कम होते हैं तो लगती है। तो उस लिहाज से फिर उन्होंने पूछा कि भाई अगर आपके बच्चे हैं तो फिर 6 साल के हैं, अगर हैं तो फिर कितने हैं, तो वो यहाँ पर नंबर लिख दिया होगा। X9 नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 6 to 13, ये भी एक वेरिएबल है 6 to 13 की। 13-14 के बाद टीनेजर्स, और फिर वो ये है कि बच्चे के अंदर नॉर्मल सोचने समझने की सलाहियत आ जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ वेरिएबल्स को, ताकि आपको खुद भी समझने में आसानी हो। अब नाइन में क्या है, डू द साइंस ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरियस नॉन डमी रिग्रेसर्स में इकोनॉमिक सेंस, जस्टिफाई योर आंसर। नॉन डमी मतलब क्या है, जिसमें ये वन और जीरो वाला चक्कर नहीं है। सही है। अब हम शुरू करते हैं पार्ट वन पे। क्या है भाई? इकोनॉमिक सेंस ऑफ नॉन डमी रिग्रेसर्स। X2 after tax real average hourly earnings of wife, positive coefficient 104.97, makes sense, a higher wages provide incentive for working more the hours। मतलब कि भाई अगर आप हमारे पास जब हमने रेगुलेशन इक्वेशन ये बनाई तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई तो 104 प्लस 104.97 आई, ये यही इक्वेशन में लिखी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लस 104.97। सही, इसी तरीके से सारी वेरिएबल्स उठेंगे, मैं आपको इसलिए एक बार दिखा दिया मैंने।
कि हाँ भाई, इकोनॉमिक सेंस बनता है कि पॉजिटिव वैल्यू जा रही है, 104 एक अच्छी बड़ी वैल्यू जा रही है, क्योंकि अ, जब वो ज्यादा पॉजिटिव कोविशन मेक सेंस, हायर वेजेस प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर वर्किंग मोर आवर्स। सही है, क्योंकि जब आप ज्यादा काम, बेसिक सी बात है, अगर आप एक जॉब जा रहे हैं जहाँ पर आपको 1,000 रुपए पर घंटा कमाने को मिल रहा है, और अब आप एक जॉब जा रहे हैं जहाँ पर आपको 100 रुपए मिल रहा है। अब अगर आपका, लेट्स से सपोज कि आपका जॉब करने का वेरिएबल सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई आप कमा कितना रहे हो। ऑफकोर्स ज्यादातर यही होता है, लेकिन ऐसी भी चीजें होती है कि जॉब कैसी है, कहाँ पे क्या है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा उस बात पर, लेकिन हम अभी ये समझ लेते हैं कि सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कमा कितना रहे। तो ऑफकोर्स अगर आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो आप बोलेंगे कि भाई मुझे और घंटे के लिहाज से दो पैसे, क्योंकि पाकिस्तान में दिन के लिहाज से होता है, वरना बाहर की जगहों पे जैसे अमेरिका या यूरोप वगैरह में, जहाँ से ये डेटा उठाया गया है, उधर घंटे के लिहाज से पैसे होते हैं। तो ऑफकोर्स आप जितना घंटा काम करेंगे उतना पैसा आपको मिलेंगे। तो हाँ भाई, मेक सेंस। X3, husband's previous year real annual earnings, negative coefficient minus 0.026. Suggests a substitution effect. If the husband earns more, the wife might desire to work fewer hours. भाई, काम की काफी बेसिक सिंपल ये है कि भाई नेसेसिटी है तो बंदा काम कर रहा है, राइट। अब कुछ लोग होते हैं जिनको काम करने का शौक होता है, हॉबी में काम ही आ जाता है किसी वजह से, या काम कुछ ऐसा भाई हो, पेंटर वेंटर हो, बेसिक कुछ हर छोड़ो जो भी हो, कोई काम ऐसा होता है जो काम करने जो मजे के लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर इसलिए वजह से जाते हैं क्योंकि काम में जा रहे हैं ताकि पैसे कमा सके, राइट। ताकि एक घर में जो है वो पैसे ज्यादा आ सके, राइट। अब लेकिन जब प्रीवियस साल अगर सब सपोजिटली एक मिडिल क्लास फैमिली को समझे 2.5 लाख रुपए चाहिए पर महीना, अपने खर्चे पूरे करने के लिए आराम से। अब हस्बैंड, एक फैमिली का हस्बैंड कमा रहा है 3 लाख रुपए, और एक कमा रहा है 170 या 2 लाख रुपए, राइट। अब ऑफ कोर्स दोनों की अब जो 2.5 लाख, जो 3 लाख जो कमा रहा है हस्बैंड फैमिली वन, अब उसकी वाइफ को कमाने की जरूरत नहीं पेश आने वाली, या दिल नहीं चाहने वाला पैसे के लिए, क्योंकि उसका हस्बैंड जितना घर का खर्चा उसके लिहाज से कमा रहा है। लेकिन अगर फैमिली टू जो हस्बैंड 1,70,000 या 2 लाख कमा रहा है, तो उसके, और जब घर का खर्चा, जैसे मैंने कहा कि 2.5 लाख हमने सपोज कर लिया है, तब ऑफ कोर्स जब खर्चा पूरा नहीं हो रहा है या थोड़ा मुश्किल आ रहा है या थोड़ी तंगी हो रही है, तो फिर वाइफ के भी फिर दिमाग में ख्याल आएगा कि यार मुझे भी जॉब करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो उस लिहाज से उसका, जब हस्बैंड कम कमाएगा तो फिर उसका काम करने का ज्यादा दिल चाहेगा। समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? भाई काम करने का दिल जब भी चाहेगा ना जब पैसे घर में सही से आ नहीं रहे हो, राइट। तो जब पैसे हस्बैंड कम कमाएगा तो फिर वाइफ का काम करने का दिल ज्यादा चाहेगा। लेकिन हाई स्ट्रीम में क्या बोलेगा, हस्बैंड की रियल एनुअल अर्निंग, सही है, अगर हस्बैंड की रियल एनुअल अर्निंग जो है वो ज्यादा आ रही है, तो फिर वाइफ का पैसा काम करने का दिल कम जाएगा, इसलिए ये माइनस में। लेकिन देखिए माइनस में भी 0.026 है। इट टेल्स अस ऑफ द फैक्ट कि सिर्फ यही मैटर नहीं करता कि हस्बैंड कितना कमा रहा है, सब ये हो सकता है, जैसे मैंने कहा, वेरिएबल फैक्टर कर सकता है कि भाई वाइफ का काम करने का भी दिल चाह रहा हो बगैर पैसे, सिर्फ पैसों के अलावा भी। बहरहाल, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका माइनस में जो आ रहा है आंसर वो सही आ रहा है, या अंडरस्टैंडेबल है। क्या आ रहा है, एक्स8 के नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 6 नेगेटिव कोफिशिएंट, बिल्कुल सही। अगर बच्चे ज्यादा हैं जैसे मैंने कहा तो -19.47, जैसा अभी देख सकते हैं इस वेरिएबल का इस वेरिएबल से कंपेयर करें तो कितना ज्यादा फर्क है, कि इधर 4 5 6 7 फैक्टर्स आ सकते हैं, सही है। जबकि यहाँ पर बहुत हैवी फैक्टर आ रहा है -19 का एज कम्पेयर टू दैट, ऑफ कोर्स, कि भाई अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो फिर उसको, बच्चों को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और वो कम घंटे काम करना चाहिए। X9 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 63 -118.64। वही बात है कि भाई बच्चे अगर बड़े भी होंगे 6 से 13 साल के, जो टीनेजर्स अभी छोटे ही हैं, क्योंकि टीनेजर्स भी क्या 12 13 से ही शुरू होता है टीनेजर्स के बाद, तो उस वक्त तक थोड़ी अकल हम कह सकते हैं कि आती है। तो उससे पहले भी वो बच्चे ही हैं, आई वुड से, आई मीन चिल्ड्रन के उसमें ही आते हैं वो कैटेगरी में भी, तो इसलिए उनको भी टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत है। और चूंकि ग्रोइंग एज है तो आई सपोज उनको इस एज कम्पेयर टू दिस एज जब भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि डे केयर्स होते हैं या फिर दूसरे नैनीज वगैरह या मेड्स होती हैं, उनको भी दे सकते हैं, लेकिन जब 6 से 13 साल का बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसको टाइम देने की आई वुड से ज़्यादा ज़रूरत है इन इट्स ओन एरिया।
अब पार्ट 2 क्या है भाई? हाउ वुड यू इंटरप्रेट द डमी वेरिएबल्स x6 एंड x7? x6 x7 चाहत थी, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्किंग वुमन, कोएफिशिएंट नंबर 2 इज पॉजिटिव। भाई मैंने अगर आपसे पूछा है, अब इधर आई सपोज एक बायस के साथ है कि डिपेंड करता है कि भाई वो किस जो सर्वेयर था वो किस जगह पे गया था पूछ लो। अब मैं आपको अगर कराची की बेसिक एग्जांपल दूं, मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक ओपिनियन के मुताबिक, मैं जिस सबसे नहीं जानता, तो आ, एक सेकेंड। हाँ, मैंने कह रहा था, मैंने जैसे कहा मैं हर चीज़ तो नहीं जानता, लेकिन अब आप एक सपोज करें, अब आप एक सर्वेयर समझे गया फेडरल बी एरिया में, और एक फिर गया अस्करी 4 या अस्करी 5 में, जहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अस्करी 4 अस्करी 5 जिन लोगों को नहीं पता, मलिर कैंड का एरिया, पॉश एरिया मैं कहना चाह रहा हूँ उससे। तो जब आप उधर जाएंगे तो आपको पता है कि उधर पॉश एरिया में जनरली जनरली जो लोग काम करने वाले हैं, वर्किंग लोग हैं, उन लोगों की सोचें थोड़ी लिबरल है, थोड़ी ब्रॉड माइंडेड है एज कम्पेयर टू जैसे मिडिल क्लास वर्किंग एरियाज, जहाँ पे सोशल वैल्यूज और सोशल एथिक्स मैटर करते हैं। हर बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पॉश एरिया में अगर कोई बंदा सर्वेयर जाएगा पूछने के भाई के, अगर हस्बैंड बोल रहा है कि वाइफ काम कर सकती है और वाइफ का भी दिल चाह रहा है काम करने का, तो बोलेगा हाँ भाई मेरा काम करने का दिल चाह रहा है, तो वो पॉजिटिव आएगा। कि अगर आपसे पॉश एरिया में किसी पूछा जाए कि भाई अगर हस्बैंड भी बोल रहा है कि हाँ कर लो, वाइफ भी बोल रही है हाँ भाई करने का दिल चाह रहा है, तो आप बोलोगे हाँ भाई करने तो, जब दोनों के मसले ही हो, जब आपसे पूछा जा रहा है ऐसी ऐसा सवाल। लेकिन एज कम्पेयर टू नाउ मिडिल क्लास एरिया, या आई वुड से इन ए मोर वर्किंग एरिया, अच्छा मेरा ओपिनियन है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मैं अपने ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ, आई वुड से कि वो यही बोलेंगे कि अगर बोला पूछा भी जाए ना कि भाई मेरा वर्किंग क्लास एरिया में कहना चाह रहा हूँ, उनसे पूछा है कि भाई हस्बैंड भी बोल रहा है कि काम कर लो, वाइफ का भी दिल चाह रहा है काम कर लो, तो जब भी कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे कि भाई जब दिल भी चाह रहा है लेकिन जब भी नहीं करें, क्योंकि हमारे जनरली जो एक सोशल एटीट्यूड है वो यही है कि हस्बैंड काम करेगा और वाइफ जो है वो घर संभालेगी। इस वजह से कोफिशिएंट बहरहाल 1.2 आ रहा है, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा। सही है, मैं ये समझाना चाह रहा था। पॉजिटिव तो आ रहा है, मतलब आई अंडरस्टैंड कि ज्यादातर लोगों ने ये बोला है कि हाँ भाई काम करने दो, जब दोनों बोल रहे हैं हाँ कर लो, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू इसलिए नहीं आ रही, उसलिए नहीं आ रही क्योंकि डिपेंड भी करता है कि किस एरिया में गया था, और हर बंदा का ऑफकोर्स सोशल वैल्यू और सोशल माइंडसेट डिफरेंट है। सही है। X7 क्या है? हस्बैंड्स वर्क फेवर टुवर्ड्स वाइफ वर्किंग, पॉजिटिव कोवेशन 26% is the strongest in the model। कि हाँ भाई, जैसे नहीं कि पॉजिटिव होगी यही कि अगर हस्बैंड बोल रहा है कि हाँ भाई काम कर सकते हो, और अगर जब हस्बैंड बोल रहा है तो कि भाई हाँ काम कर सकते हो, तो फिर आई वुड, तो उसके मुताबिक यही है कि हाँ भाई आप काम कर सकते हो, और पॉजिटिव की वैल्यू आ रही है, बहुत अच्छी खासी बड़ी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये है कि अच्छा खासा फैक्टर डिपेंड करता है कि हस्बैंड या आपके साथ जो होता है उसकी क्या ओपिनियन है आपके काम करने में। चूंकि उसने बोला कि हाँ भाई पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो फिर जो रिस्पॉन्डेंट था उसने बोला कि अगर वो है, तो ज़्यादातर रिस्पॉन्डेंट्स ने आई वुड से कि हाँ बोला कि हाँ भाई करने दो, यस का जवाब दिया, यस जो है 266 में हमारे पास एक डमी वेरिएबल के नाम है। पार्ट 3 क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट एज एंड एजुकेशन वेरिएबल्स। द नॉन सिग्निफिकेंस ऑफ एज 4 and x5 as in the study could be explained by sample specificity. Sorry. Why do you think the age and education variables are not significant factors in a woman's labor force participation decision in the study? एज एंड एजुकेशन को उतना ज्यादा नहीं लिया। अब ऑफ कोर्स बहुत चीजें मैटर करती हैं, जैसे हमने कहा वेरिएबल्स बहुत होते हैं। सैंपल स्पेसिफिसिटी, जैसे मैंने कहा कि डिपेंड करता है सैंपल उठाया कहाँ से इसने। The data might represent a specific range, age group, or education level. If factors don't seem to vary, in such a case, the reference might be muted. Interaction effects, age and education might interact with other variables. For example, the impact of education on desired program might be more pronounced for younger women. This interaction effect shouldn't be captured by the current model. कि जैसे हमने कहा है, जैसे हम एक वेरिएबल, एक मैं आपको बताता हूँ, एक कि जैसे हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे ही दिमाग पे ये आ रहा है कि जिस तरीके के इकोनॉमिक्स हालात हैं उसमें
सबको काम घर में सबको काम करने की ज़रूरत है साफ करने की। और पुराने ज़माने में जो था वो उतना नहीं था। तो पुराने ज़माने में सिर्फ हस्बैंड के कमाने से ही काम चल लेता था, लेकिन जब वैसे वक्त बढ़ रहा है तो जैसे ही हमारे पास न्यू वर्कफोर्स आ रही है, फीमेल्स की भी और मेल्स की भी, तो फीमेल्स की एज कम्पेयर टू लास्ट वन, क्योंकि फीमेल्स भी जो बढ़ रही है वो भी इसी इसी माहौल में बड़ी हो रही है, इसी सिचुएशन में बड़ी हो रही, मेल्स की तरह भी। तो उनकी भी फिर काम करने की ज़रूरत और काम करने का तरीका की चाहत बढ़ती है एज कम्पेयर टू ओल्डर वुमेन। जैसे 40s में, जैसे अभी अभी एक नई वर्कफोर्स में सपोज एक इंसान जो कहते हैं एजुकेशन अभी पूरी करने के बाद वो आगे से 24-25 है मीडियन एज, या एवरेज एज आप कह रहे हैं, एज कम्पेयर टू वर्किंग ऑलरेडी आवर्स वो 50 या 45 है, और वो 50 या 45 वाले एज कम्पेयर टू आज की जो वर्कफोर्स है उस जनरेशन की वर्कफोर्स में, और लड़कियां कम होंगी एज कम्पेयर टू आज। तो वो यही चीज़ बता रहा है इंटरेक्शन इफेक्ट वाला जो मैंने हेडिंग डाली है, कि भाई एज भी मैटर करती है। बहरहाल इस चीज़ के साथ लैब नंबर 7 ख़त्म होती है। मैंने कोशिश करी कि मैं जितना समझा सकूँ समझ लिया जाए। और मुझे पता है कि थोड़ी सी ऐसा हो सकता है, मैंने भी जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी एक ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं भी अ, हर चीज़ ऑफ कोर्स नहीं जानता। तो अगर कोई चीज़ ऐसी लगी हो जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल या वैसी हो तो काइंडली उसे इग्नोर कर दिए, क्योंकि हम यहाँ पर एजुकेशन पर्पसेस के लिए ही अ, समझने की कोशिश कर रहे हैं इस मॉडल को। ओके, थैंक यू।